हमारे पास आज एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज है। धूल में लिपटा हुआ, काफी पुराना लगता है, और उसमें से एक कहानी निकली है। एक ऐसे गांव की कहानी जहां सूरज ढलते ही एक नाम सुनकर लोगों में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, काली हवेली। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक वीरान हवेली की, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वहां बिना पैरों वाली एक चुड़ैल रहती है। और फिर आते हैं गांव के 3 लड़के जो ये ठान लेते हैं कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। मतलब डर का जो माहौल होता है वो बनता कैसे है, और इसमें हिम्मत और विश्वास की क्या जगह है। चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाएं। और पता है, सबसे मजे की बात यह है कि ऐसी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने या मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये लोक कथाएं जो होती है ना, वो असल में समाज के लिए एक तरह की, आप कह सकते हैं, चेतावनी या सीख होती हैं। इस कहानी में जो टकराव है वो बहुत साफ है। एक तरफ है एक अनदेखी ताकत का खौफ, और दूसरी तरफ है इंसान की हिम्मत और उसकी आस्था। यही चीज इसे एक आम भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बना देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से जो पूरे गांव के लिए एक तरह का नो गो जोन है, काली हवेली। दस्तावेज के हिसाब से देखें तो ये हवेली गांव के बिल्कुल बाहर है, सुनसान इलाके में, और उसकी हालत एकदम खंडर। तो जाहिर सी बात है, जब कोई जगह आबादी से इतनी दूर हो और वीरान पड़ी हो तो उसके बारे में कहानियां तो बनेंगी ही। बिल्कुल। अकेलापन और रहस्य का तो चोली दामन का साथ है। एक ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं, वो अपने आप में कैनवस बन जाती है जिस पर लोग अपने डर की तस्वीरें बनाते हैं। और यहाँ तो तस्वीर बहुत ही डरावनी बनाई गई है। किंवदंती ये है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, और उसकी कुछ खासियतें हैं जो उसे और भी खौफनाक बनाती हैं। पहली, उसके पैर नहीं है। अच्छा। दूसरी, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं। और तीसरी जो सबसे अजीब है, वो चलती नहीं, हवा में तैरती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को इसीलिए तो सख्त हिदायत देते थे कि सूरज ढलने के बाद उस तरफ देखना भी मत। ये जो बारीकियां है ना, जैसे बिना पैरों के होना या हवा में तैरना, ये बहुत सोच समझकर कहानी में डाली जाती हैं। ये चीजें प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ हैं, और जब हम कुछ ऐसा देखते या सुनते हैं जिसे हमारा दिमाग समझा नहीं पाता, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया डर की ही होती है। सही बात है। लेकिन फिर कहानी में आते हैं हमारे हीरो रवि, मोहन और दीपक। दस्तावेज बताता है कि ये तीनों इन सब बातों पर हंसते थे। उनके लिए ये सब बुजुर्गों के बनाए हुए मनगढ़ंत किस्से थे। और मुझे हमेशा ये बात दिलचस्प लगती है कि ऐसी कहानियों में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो मत जाओ वाली बात नहीं मानता। हाँ, और वो किरदार हमारे लिए होते हैं। वो हमारी ही जिज्ञासा को, हमारे शक को कहानी के अंदर ले जाते हैं। हम सबके मन में वो सवाल होता है कि अगर नियम तोड़ा तो क्या होगा। ये लड़के असल में सुनने वाले की उस इच्छा का प्रतीक है जो जानना चाहती है कि पर्दे के पीछे आखिर है क्या। उनका यही शक उन्हें सीधे उस खतरे की तरफ धकेलता है जिससे पूरा गांव बचना चाहता है। तो अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो एक रात चुनते हैं। और कौन सी रात? अमावस्या की रात। मतलब माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। चारों तरफ घना अंधेरा, ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। टॉर्च की रोशनी में जब वो तीनों हवेली के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो पहली अजीब घटना होती है। और यहीं से कहानी गेर बदलती है ना? बिल्कुल। वो भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप चर्र के एक लंबी डरावनी आवाज के साथ खुल जाता है। ये कोई हवा का झोंका नहीं था, ये एक तरह का न्योता था, एक अनचाहा स्वागत। ये पहला संकेत था कि अब वो अपनी दुनिया के नियम पीछे छोड़ आए हैं। दरवाजे का अपने आप खुलना, ये एक क्लासिक तरीका है ये बताने का कि अब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। अब आप उस जगह के नियमों से चलेंगे। और अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा खौफनाक था। हवा में एक अजीब सी ठंडक, जैसे किसी ने अचानक एसी चला दिया हो। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। दस्तावेज में ये नहीं बताया गया कि वो निशान कैसे थे, और यही बात इसे और डरावना बनाती है। और जब वो तीनों इसी सबसे सहमे हुए खड़े थे, तभी उन्हें ऊपर से एक हंसी सुनाई देती है। ही 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 ही। उफ। ये कोई खुशी वाली हंसी नहीं थी। ये वो आवाज थी जो सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दे।
और दस्तावेज साफ कहता है कि ये वो पहला पल था जब उन तीनों लड़कों का मजाक और बहादुरी सब सब हवा हो गया। हाँ, सब हवा हो गया। वो सच में डर गए थे। क्योंकि अब तक सब कुछ अप्रत्यक्ष था, माहौल, आवाज, लेकिन हंसी हंसी एक सीधा संकेत है कि यहां कोई है। डर अब असली लगने लगता है। और जैसे ही उनका डर अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। उन्हें सीढ़ियों के ऊपर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, चेहरा दिख नहीं रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और लड़कों को अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखती हैं। और फिर वो देखते हैं उस चीज को जिसका जिक्र उन्होंने बचपन से सुना था। उस औरत के पैर नहीं थे, वो जमीन से कुछ फुट ऊपर हवा में तैर रही थी। 1 मिनट रुकते हैं आप। ये जो छवि है ना, बिना पैरों वाली औरत का हवा में तैरना, ये डर पैदा करने का सबसे असरदार तरीका है। क्यों? क्योंकि यह हमारे यथार्थ की समझ को पूरी तरह तोड़ देता है। हम जानते हैं कि इंसान हवा में नहीं तैर सकते। जब हमारी आंखों के सामने ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो तर्क है वो काम करना बंद कर देता है। कहानीकार ने धीरे धीरे माहौल बनाया, आवाजों से डराया और फिर अचानक सबसे बड़े खौफ को सामने लाकर पटक दिया। ये वास्तविकता के नियमों का टूटना है, और इससे बड़ा डर शायद ही कोई होता है। उस मंजर को देखकर लड़कों का जो हाल हुआ वो हम सोच ही सकते हैं। मोहन जोर से चिल्लाता है, भागो! लेकिन कहानी कहती है कि उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ मानसिक डर नहीं था, ये शारीरिक हो चुका था। वो पूरे तरह से उस शक्ति के काबू में थे। इसे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। उनका दिमाग इतने बड़े खतरे को देखकर बस शटडाउन हो गया। फ्रीज यानी जम जाना। और तभी वो चुड़ैल बोलती है। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, एक ऐलान था। जो मेरी हवेली में आया वो वापस नहीं जाएगा। और जैसे ही वो ये कहती है, हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं और उनकी टॉर्च झिलमिलाकर बंद हो जाती है। अब सोचिए, घना अंधेरा, कांपती हुई हवेली और वो अलौकिक शक्ति, बचने का कोई रास्ता नहीं। यहां पर उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। कहानी ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन तभी उम्मीद की एक बहुत ही महीन सी किरण नजर आती है। जब हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे जाते हैं, तब रवि को कुछ याद आता है। वो कांपते हुए होठों से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनकर दीपक और मोहन भी उसका साथ देने लगते हैं। अब उस भयानक अंधेरे और कांपती दीवारों के बीच 3 डरी हुई आवाजें हैं जो एक साथ मिलकर मंत्र पढ़ रही हैं। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और हनुमान चालीसा का असर तुरंत होता है। जैसे जैसे मंत्र की आवाज गूंजती है, वो चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। नहीं, रुक जाओ! उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। दस्तावेज के मुताबिक उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है और फिर वो एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाती है। ये डर के ऊपर आस्था की एक सीधी और साफ जीत थी। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या ये सिर्फ आस्था की शक्ति है या फिर ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार है? मेरा मतलब है, क्या वो मंत्र लड़कों को सिर्फ हिम्मत दे रहा था ताकि वे अपने डर पर काबू पा सकें? हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो हनुमान चालीसा यहाँ सिर्फ एक मंत्र नहीं है। ये व्यवस्था का प्रतीक है जो अराजकता पर हावी हो रही है। वो हवेली, वो एक अनियंत्रित, जंगली और अराजक जगह है, और हनुमान चालीसा उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का प्रतीक है जो उस अराजकता पर एक सीमा लगाती है। ये कहानी गांव वालों को सिर्फ ये नहीं बताती कि भगवान बचाएगा, बल्कि ये सिखाती है कि व्यवस्था और नियमों के अंदर ही सुरक्षा है। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। ये अच्छाई बनाम बुराई से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये व्यवस्था बनाम अराजकता है। तो चुड़ैल के गायब होते ही क्या सब कुछ सामान्य हो गया? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। कहानी के मुताबिक जैसे ही वो गायब हुई, एक तेज हवा का झोंका आया और उन तीनों लड़कों को हवेली से बाहर की तरफ फेंक दिया, जैसे उस जगह ने उन्हें उगल दिया हो। अगली सुबह गांव वालों को वो तीनों हवेली के पास बेहोश मिलते हैं। और अब कहानी का असर समुदाय पर देखने को मिलेगा। हाँ, जब लड़कों को होश आया और उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, तो इस बार किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाया। गांव वालों ने उनकी एक एक बात पर यकीन किया।
उनका वो डर जो पीढ़ियों से सिर्फ एक किंवदंती था, अब हकीकत बन चुका था। और इस यकीन का नतीजा क्या हुआ? गांव वालों ने मिलकर उस हवेली के ठीक सामने एक मंदिर बनवा दिया। तो ये मंदिर क्या है? ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उस घटना की एक स्थायी याद है, भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच। और जैसा आपने कहा, ये व्यवस्था का एक स्थायी प्रतीक है जो उस अराजकता के ठीक सामने खड़ा कर दिया गया है। एक सीमा खींच दी गई है। और कहानी का अंत बहुत ही शानदार है। चुड़ैल भले ही गायब हो गई हो, लेकिन उसका असर, उसकी किंवदंती, वो बाकी है। दस्तावेज के आखिर में लिखा है कि आज भी अगर कोई रात के सन्नाटे में वहां से गुजरता है तो हवा में एक सरगोशी सुनाई देती है, मेरी हवेली में मत आना। तो मतलब खतरा पूरी तरह टला नहीं है। बिल्कुल, उसे सिर्फ रोक दिया गया है, उसे काबू में कर लिया गया है। मंदिर ने एक सीमा बना दी है। कहानी को उस डर के अंश को जिंदा रखना ही पड़ता है, ताकि चेतावनी हमेशा ताज़ा रहे। अगर खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो लोग सीमा का सम्मान करना भूल जाएंगे। वो चेतावनी ही आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखती है। तो आज हमने इस पुराने दस्तावेज से निकली कहानी की कई परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे डर, रहस्य, हिम्मत और आस्था के धागों से एक यादगार कहानी बुनी जाती है। हमने एक वीरान हवेली के राज को समझा, 3 दोस्तों की उस एक रात की हिम्मत को देखा और आखिर में आस्था की इस शक्ति को समझा जिसने अराजकता पर एक सीमा खींच दी। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसी कहानियां सिर्फ भूत प्रेत या अलौकिक घटनाओं के बारे में होती हैं, या फिर ये असल में हमारी दुनिया के उन अनदेखे, अनजाने खतरों के नक्शे हैं? शायद इन कहानियों का असली मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि हमें ये सिखाना है कि कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं का सम्मान करने में ही समझदारी और सुरक्षा है।